दोस्तों, हार जीत, खुशी और दुख ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन एक बार पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि जो सूरज और चांद हैं दोनों अपने वक्त पर चमकते हैं। यानी सूरज आप देखिए तो दिन में चमकता है और जो चांद हो रात में चमकता है। दोनों का अपना अपना टाइम है। तो हर एक इंसान का एक टाइम होता है। आपने नीट का एग्जाम दिया, आप नीट के एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, आपका टाइम अच्छा नहीं था। जितने भी सक्सेस लोग आपको दिखाई देते, जो आज के समय में आपको सफल नजर आते हैं, उनके सबके पीछे एक फेलियर स्टोरी होती है। ऐसा नहीं कि वो सब अचानक से रातों रात सफल हो गए। कई असफल प्रयासों के बाद वो सफल होते हैं। लेकिन असफल होने पर, फेल होने पर वो डिमोटिवेट नहीं होते हैं, या फेल होने पर वो प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं। फेल होने के बाद वो नई एनर्जी के साथ जीत के लिए फिर से प्रयास करते हैं और अंत में जीतते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को लूज कर देंगे, डिमोटिवेट कर देंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूं कि किस तरीके से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचा, कैसे मैंने एमबीबीएस किया, किस तरीके से मैं अपने एमबीबीएस के लक्ष्य तक पहुंचा। ये सारी कहानी मैं आपको आज बताता हूं। तो बात है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि 2001 की बात है। 2001 में मैंने एट्थ पास किया, और एट्थ पास करने के बाद मतलब मैं लखनऊ आ गया। गांव का मैं रहने वाला था। गांव से मम्मी पापा लेके लखनऊ आ गए पढ़ाने के लिए कि भाई बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक है, तो चलो लखनऊ चल के इसको पढ़ाते हैं। तब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, 20 साल पहले की बात है ये। तो लखनऊ आया मैं, और यहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड था, गांव से आया था, तो थोड़ी सी दिक्कतें भी हुई, लेकिन जुनून था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए, जो उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी 2.5 बीघे की, वो भी उन्होंने बेच दी। 2003 में मैंने हाई स्कूल पास कर लिया। कोई बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं हुआ। 52% स्कोर था मेरा, 52% नंबर आए मेरे हाई स्कूल में 2003 में। लेकिन ये वो उस समय हुआ करता था जब पास होना एक बड़ी चीज़ मानी जाती थी। 2003 का समय, जो उस समय के लोग होंगे उनसे पूछिएगा, 10 से 15% रिजल्ट जाता था। अभी देखिए 95%, 98% बच्चे पास होते, उस समय 10-15% बच्चे पास होते थे। उस समय पास होना बड़ी चीज थी, फर्स्ट सेकंड डिवीजन का कोई मतलब नहीं था। तो 52% नंबर में आ रहा है, सब लोग बहुत खुश हुए। 2005 में इंटर मैंने पास किया, 65% नंबर आए। और इसके बाद में 2005 के बाद में फिर ये हुआ कि अब क्या करें आगे। तो फिर मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे वो बीएससी कर रहे थे, तो मैंने भी बीएससी करना स्टार्ट किया उनके साथ में। लखनऊ में कॉलेज है केकीवी, वहाँ से मैंने बीएससी करना स्टार्ट किया। 1 साल मैंने उसमें किया। 1 साल हम लोग क्लास करते रहे, सारी चीज़ें करते रहे, लेकिन मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि इसको करके हम आगे क्या करेंगे। कोई फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन 1 साल हमने उसमें किया। 2006 पूरा इसमें निकल गया, 2007 आ गया। अब 2007 जब आया, तो जहाँ पे मैं रहता था वहीं पर मेरे पड़ोस में एक भैया रहते थे, अनिरुद्ध भैया। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हम सीपीएमटी की तैयारी करते हैं। तब ये नीट नहीं हुआ करता था, तब एआईपीएमटी हुआ करता था, और यूपी के लिए सीपीएमटी का एग्जाम हुआ करता था। सीपीएमटी के थ्रू एमबीबीएस में सिलेक्शन मिलता था, और एआईपीएमटी के थ्रू जैसा अब नीट है वैसे एआईपीएमटी हुआ करता था। तो यूपी के जो बच्चे होते थे वो ज़्यादातर सीपीएमटी की तैयारी करते थे, क्योंकि एआईपीएमटी माना जाता था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के उनके लिए। तो मैंने भी कहा कि भैया मेरा भी एडमिशन करा दो, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। हजरतगंज में अलग अलग टीचर के पास में उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो 1 साल मैंने जब पढ़ाई की, उसके बाद जब 2008 का पेपर मैंने दिया सीपीएमटी का, तो 200 नंबर का पेपर होता था। 200 नंबर के पेपर में 111 नंबर मेरे आए। 111 नंबर आए मेरे पहली बार में 2008 में। मतलब मुझे ये तो लगा कि भाई अगर 200 में 111 नंबर आ रहे हैं तो ये ठीक है, अच्छा स्कोर है। क्योंकि अभी अगर मान लीजिए नीट की बात हम करें, 720 में से जिस बच्चे का पहली बार में 400 स्कोर आ जाएगा, वो कहेगा हाँ कि थोड़ा ठीक ठाक है पढ़ने में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके 150, 150, 200 नंबर भी आते हैं। तो और 111 नंबर जब मेरे आए, तो फिर मैंने और एनर्जी के साथ, क्योंकि मैं एकदम जीरो से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बीएससी में मैंने 1 साल बिताया है ना,
और उसके बाद मैंने तैयारी करनी स्टार्ट की। तो फिर मैंने 2008 के बाद, इसके बाद मैंने फिर तैयारी स्टार्ट की। 2009 का जब पेपर हुआ सीपीएमटी का, तो 2009 के पेपर में मेरा नंबर आया 174, 200 में 174 नंबर आया। 174 नंबर जब मेरा आया तो मेरी रैंक थी 687। मुझे लगा सिलेक्शन हो जाएगा, सबको लगा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको लगता था सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 700 रैंक तक सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन उस बार कुछ ऐसा हुआ कि सेकंड काउंसलिंग में 686 रैंक तक आखिरी सीट अलॉट हुई एमबीबीएस की। मैंने बीडीएस अलॉट कराया, फिर उसको छोड़ दिया। मतलब 687 रैंक पे एमबीबीएस नहीं मिला, और मार्क्स बराबर थे। 174 नंबर पे 686 रैंक भी थी, 687 रैंक भी थी। लेकिन वो मेरिट के आधार पे जब बनाया जाता है ना, तो बायो को पहले लिया जाता है, तो उस आधार पे मेरी रैंक पीछे हो गई और मुझे कॉलेज नहीं मिला। बहुत रोना आया, बहुत गुस्सा भी आया, ऊपर वाले से बहुत नाराज हुआ कि ये कैसे कर दिया। तबीयत खराब हो गई, जॉइंटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, मतलब बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन हुआ, है ना। क्योंकि मिठाई बट गई थी सब जगह कि भाई बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, और मैंने अपनी कॉपी किताबें सब बांट दी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने अपना रूम पे जितना मेरा सामान था ना, कुर्सी मेज, ये सब भी मैंने दान कर दिया। जितनी कॉपी किताब थी मेरी पढ़ने वाली, सब मैंने दान कर दी कि भाई मेरा सिलेक्शन तो हो ही गया है। मैं तो एकदम श्योर था कि भाई 687 रैंक है, 174 नंबर है और सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत बटोरी, मेरे जो पापा थे उन्होंने कहा कि बेटा करो, है ना, फिर से एक बार ट्राई करो, कुछ अच्छा होगा, है ना। ऊपर वाला जो करता है गलत नहीं करता है ना। मम्मी, दीदी, है ना, मतलब सब लोगों ने बहुत हिम्मत दी, दोस्तों ने। तो फिर से मैंने स्टार्ट किया, है ना। 2009 के एग्जाम के बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया, और फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने इस चीज के लिए तैयारी नहीं की कि मुझे अब सिलेक्शन लेना। मुझे पता था सिलेक्शन तक तो मैं पहुंच चुका, मेरा लेवल इतना हो चुका, मैं सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन अब मेरी जो लड़ाई थी, वो लड़ाई थी रैंक के लिए, एक अच्छे कॉलेज के लिए। 2010 में एएमयू का एग्जाम अलग होता था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। बीएचयू में सिलेक्शन हुआ, एआईपीएमटी में सिलेक्शन हुआ। एआईपीएमटी उस समय प्री और मेंस 2 बार होता था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया 476 रैंक आई। यूपी सीपीएमटी जो था उसमें मेरी रैंक आई, और यूपी सीपीएमटी से मुझे केजीएमसी मिला। ऑल इंडिया पीएमटी से मुझे इलाहाबाद मिला। सब अलॉटमेंट मैंने करा के रखा हुआ है। एएमयू में 21 दिन पढ़ा, वहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो एएमयू, बीएचयू, एआईपीएमटी, सीपीएमटी सब जगह सिलेक्शन हुआ। सीपीएमटी के थ्रू जो सबसे टॉप कॉलेज था केजीएमयू, यूपी का सबसे टॉप कॉलेज केजीएमयू, वहां पर मैंने एडमिशन ले लिया। अगर 2009 में मेरा सिलेक्शन होता भी ना, तो यूपी का सबसे आखिरी कॉलेज का आखिरी सीट मुझे मिलती, और जहां पे आज मैं हूं यहां पे मैं नहीं होता। 1 साल के बाद में मुझे वो चीजें मिली जो सबका ख्वाब होता है कि मुझे केजीएमसी पहुंचना है। 1 साल लेट हुआ, लेकिन वो चीजें मुझे मिली जो मैंने सोची थी, जो जिनका मैंने सपना देखा था। तो मैंने ऊपर वाले को थैंक यू कहा कि 1 साल पहले मुझे लगा था कि भाई आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन ऊपर वाला नहीं गलत करता है। हो सकता है कुछ बेहतर चीजें उसने आपके लिए सोच रखी हूं। इस बार आपका नंबर 570, 575 आया, आपको आखिरी कॉलेज हो सकता मिलता, 10-20 नंबर और आपके आ जाते। लेकिन हो सकता उसने लिया आपके लिए एम्स सोच रखा हो दिल्ली का, केजीएमयू सोच रखा हो, बड़े बड़े कॉलेज आपके लिए सोच रखे हो। 5-6 महीने की तो बात है, क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? इतने सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मेरा स्कोर इतना आ रहा है, मैं परेशान हूं। ज्यादातर बच्चों की दिक्कत जानते हैं क्या? उनकी दिक्कत है फिजिक्स। बहुत बड़ी समस्या ये। फिजिक्स मेरी भी दिक्कत थी, लेकिन फिजिक्स में मेरे 44 मार्क्स आए थे। 2010 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मेरे नंबर थे 168। पता है आपको? 2009 में 174 मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, और 2010 में 168 मार्क्स पे केजीएमसी टॉप कॉलेज मिला मुझे। उस साल कट ऑफ 160 मार्क गया 2010 में, जबकि 2009 में 174 कट ऑफ गया था। उतने नंबर थे मेरे, लेकिन कॉलेज नहीं मिल पाया था। जबकि उससे 1 साल बाद उससे कम स्कोर पे सबसे टॉप कॉलेज मिला मुझे। तो जब कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती तो हमें तुरंत तो लगता है कि ये चीज गलत हो गई, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में उस चीज को हम देखते हैं तो लगता है कि ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऊपर वाले ने बेहतर चीजें हमारे लिए सोच रखी हो, कुछ हमारे लिए अच्छा सोच रखा हो। तो इसी चीज को सोचते हुए आप मेरी जो फेलियर स्टोरी है, इससे आप सीख सकते हैं कि अगर मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होके
अगर मैं गांव से पढ़ के और मैं केजीएमयू में सेलेक्ट हो सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैंने एनसीईआरटी सीखा और उसी एनसीईआरटी को आपको डिलीवर कर रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा है, तो आप भी कुछ भी काम कर सकते हैं बेटा। और आप सबसे यूनिक है, ये भी बात आप समझिए। इस अर्थ का एक एक इंसान एकदम यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता है। मतलब मैं सबसे यूनिक हूं, आप भी सबसे यूनिक हैं। आप अपने आप को कम आंकते हैं कि आप नहीं कर सकते, नहीं बेटा, हमें एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप कोशिश अगर करेंगे ना, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। आप ओलंपिक देखिए, जो पैरा ओलंपिक अभी चल रहे थे, लोगों के पैर नहीं और वो दौड़ रहे हैं। आप सोचिए, बिना पैरों के रेस लगा रहे हैं। आपको तो ऊपर ने सारी चीजें दी है ना, उसके बाद भी आपको इतनी शिकायतें कि आपसे नहीं हो पा रहा है। आपका और मेरा ब्रेन भी एक जैसा, पता आपको, 1450 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी दोनों की है। आप यूज नहीं करते हैं उस चीज को, आप एफर्ट नहीं करते हैं। जितना टाइम आपको पढ़ने में लगाना चाहिए उतना टाइम आप इस चीज में लगाते हैं कि आपको क्या चीज नहीं आती है। आप फ्रस्ट्रेशन में लगा देते हैं। अरे भाई, ये भी तो देखिए कि आपको क्या चीजें आती हैं। हम जिंदगी भर इस चीज का रोना रोते रहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला है, हमें ऊपर वाले ने क्या नहीं दिया, हमें माँ बाप ने क्या नहीं दिया। हम जिंदगी भर इस चीज का रोना रोते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हमें ऊपर वाले ने क्या दिया है और हम क्या बना सकते हैं उस चीज से। मेरे पापा जब जमीन बेच के मुझे पढ़ाने जा रहे थे तो गांव में लोग हंसते थे कि 2.5 बीघे जमीन वो भी बेच देंगे, करेंगे क्या, 2-4 साल लखनऊ में घूम के वापस आ जाएंगे। मुझे भी चीज बुरी लगी। मैं कितना बड़ा था उस समय, मैं 12-13 साल का बच्चा था जब मैं गांव से निकल के आया था यहां पर। लेकिन वो चीज मेरे दिमाग में थी कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आज 2.5 बीघे की जगह पर मैं चाहूं तो 25 बीघे जमीन खरीद सकता हूं वहीं पर। और मैंने 5-6 बीघे गांव में वहीं पे जमीन खरीद भी ली, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, मेरे गांव से और बच्चे निकले, आस पड़ोस के लोग निकले देख के कि जिनके पास 50 बीघे जमीन, वो भी अपने बच्चे को नहीं भेज पाते हैं पढ़ाई करने के लिए, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उनकी हिम्मत हो कि भाई कर सकता है बच्चा। प्रॉपर गाइडेंस अगर उसको दिया जाए, उसके ऊपर विश्वास किया जाए, और बच्चे को भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप जब यहां पे पढ़ने आते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि बेटा आपको कुछ भी नहीं आता है, हम उस लेवल से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप जिस माहौल से निकल के आते हैं ना, वो आपका एकदम सब्जेक्टिव अप्रोच होता है, यहां से एकदम ऑब्जेक्टिव अप्रोच की शुरुआत होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, निराश मत होइए। आपका जो भी स्कोर आया है उसके साथ आगे बढ़िए। अब तो इतनी सारी फैसिलिटीज, तब ये यूट्यूब और कुछ भी नहीं हुआ करता था, ना कोई गाइड देने करने वाला था इतना अच्छा। अब तो इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, मेंटर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको बता सकते हैं, कैसे पढ़ाई करने, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। उस समय बिरले लोग सेलेक्ट होते थे, अब तो पूरी लाइन लगी रहती, 50 लोग सेलेक्ट होते हैं। कोचिंग से ही 70-80 लोग हर साल सेलेक्ट हो जाते हैं। पहले 7-8 लोग नहीं मिलते थे। 2010 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो लखनऊ से 3 सिलेक्शन हुए थे AIPMT में, उसमें मैं भी था, 2 बच्चे और थे। फ्रंट पेज पे फोटो आई थी, आज मेरे पास कटिंग्स रखी हुई हैं, मैंने एक बार डाली भी थी, दिखाई भी थी आप सबको यहाँ पर यूट्यूब पर। तो बेटा आपके अंदर वो एनर्जी है, बस आप एकदम हनुमान जी की तरह हैं कि आपको याद दिलाना पड़ता नहीं, आपके अंदर पावर है, आप ये काम कर सकते हैं। अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे और आप में कोई अंतर नहीं। आपके अंदर भी वो जुनून होना चाहिए जो मेरे अंदर था कि नहीं, मुझे करना ही करना है। 2010 मुझे पता था कि सिलेक्शन होगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं रैंक लेके आऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस था। टेस्ट देता था मैं रेगुलर, बच्चे टेस्ट ही नहीं देते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो ये कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं। बेटा फ्रस्ट्रेट मत होइए। जिस दिन मैंने काउंसलिंग कराई 2009 में और सिलेक्शन नहीं हुआ, उस दिन जाके मैंने नई किताब खरीदी, क्योंकि मैंने अपनी सारी किताबें दान कर दी थी। नई किताबें खरीदी, उसी दिन से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। फिर मैंने वेट नहीं किया किसी चीज का। अभी बच्चा क्या है, 1 महीने टाइम बर्बाद करेगा अपना, काउंसलिंग अभी रिजल्ट का इंतजार करेगा, काउंसलिंग का इंतजार करेगा, सब कुछ उसको पता है कि होगा कि नहीं होगा। मैंने यहां तक भी कह दिया कि आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जितनी फी आपने जमा की पूरी 100% रिफंड कर दी जाएगी। उसमें कोई ऐसा नहीं कि GST PST कुछ हम कट करेंगे, नहीं। एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए। अभी आके क्लास में बैठिए, केवल ये भी तो हम ऑप्शन दे रहे हैं।
20 तारीख से भी नया बैच स्टार्ट करें, उसमें आके बैठिए। 24 से नया बैच स्टार्ट करें, उसमें आके बैठिए। कुछ सीखिए बेटा, टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक, जो मेरी कहानी को मैंने आपको बताई कि हर एक सफल इंसान की एक फेलियर स्टोरी होती। जितने भी सफल इंसान हैं, बहुत लोग तो हजारों बार फेल हुए हैं। बल्ब वाली कहानी आपने सुनी होगी ना, कि बल्ब बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो 1000 बार फेल हुए थे, लेकिन उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे जिन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये अप्रोच होना चाहिए। तो आप भी एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए, साथ में लगिए बेटा। और वो दिन दूर नहीं जब आप सफल होंगे और जब अपने सपनों को आप पूरा कर पाएंगे, अपने माँ बाप के सपनों को आप पूरा कर पाएंगे। बस आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूं। आप जीरो पे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको हीरो बनाएंगे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस और जितना कहा जाता है उतना करने की ललक होनी चाहिए कि नहीं, ये काम मुझे करना है। आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी 100% गारंटी मैं आपको देता हूं। लेकिन जितना आपसे कहा जाए उतना आपको करना पड़ेगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। साथ ही साथ 18 सितंबर से, और सेंटर पे तो मैं मिलता हूं आपको। नॉर्मली हम सेंटर 1 और सेंटर 2 पे रहते हैं। अगर आप ऑफलाइन में भी मिलना चाहते हैं, आके मिलिए, पूछिए सर ये डाउट है, ऐसी समस्या मेरे पास, क्या करूं। बात करने से ही बात बनेगी। ओके बच्चों, तो असफलता से घबराइए मत। असफलता को ये सोचिए कि इसको चुनौती की तरह लीजिए कि नहीं, मुझे अपने सपने सच ही करने हैं, मुझे यहां से वापस नहीं जाना है। अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, कितना खुश होंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। टाइम वेस्ट मत करो बेटा, पढ़ाई करो। जितना टाइम आप बाकी चीजों में लगा रहे हो ना, फ्रस्ट्रेट होने में, इन चीजों की जगह अगर आप पढ़ाई कर लोगे ना, फ्यूचर बन जाएगा आपका। तो हम लोग लगते हैं 2022 के लिए एक नई एनर्जी के साथ। बिल्कुल परेशान मत होइए। आपका जो भी स्कोर रहा है, अगर आप मेरे तरीके से लगेंगे, मैंने तो अपने तरीके से पढ़ाई की थी, अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो अब तो हमारे पास एक पूरी टीम है आपको गाइड करने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सभी में। तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं बेटा, बस हमें एक माइंडसेट की जरूरत पड़ती है, हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है, हमें टेस्ट की जरूरत पड़ती है। बस ये सारी चीजें हम करते रहेंगे, हम जरूर सफल होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा कि नई एनर्जी के साथ लगिए, नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करिए। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। बाय बाय बच्चों।